हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इसमें यूनिट 2 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, या कोई आप किसी चीज़ को टच करते हैं या गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो कैसे झट से अपना हाथ उठा हटा लेते हैं। ठीक है। तो जो सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो कितनी क्विकली हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और वहां से इंफॉर्मेशन आके आप जो है आपके मसल्स या हाथ या पैर में इतनी क्विकली पहुंच जाती है, कैसे इतनी झट से ये क्रिया हो जाती है। ठीक है। हम कितनी क्विकली हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं और तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है। इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे गई हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को और हमने कितनी जल्दी उसकी तरफ रिएक्ट किया। ठीक है। तो इस जो डिफरेंट स्टिमुलस हैं हमारे एनवायरनमेंट से, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाती है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, और वो जो उसके प्रति जो भी आदेश देता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इस स्टिमुलस को। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये हमारी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के द्वारा ही होती है। ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स ही हमारे इन सूचनाओं को नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाते हैं, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो हमारे मसल्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचती है और हम किसी स्टिमुलस के तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन का यह जो फंक्शन है नर्व इम्पल्स के द्वारा ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्व सेल जो होती है एक विशिष्ट प्रकार की स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होती है, जिसका एक स्पेसिफिक काम क्या है कि डिफरेंट स्टिमुलस की सूचनाओं को बहुत ही क्विकली, बहुत ही तीव्र गति से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना। ठीक है। और वहां से इंफॉर्मेशन को उतनी ही क्विकली हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाना। ठीक है। तो ये जो जितना जो प्रोसेस होता है नर्व इम्पल्स का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जो नर्व सेल्स के द्वारा जो ये प्रक्रिया होती है वो एक करंट के थ्रू, करंट के भांति हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे बॉडी में दौड़ती है। ठीक है। जैसे आप कोई बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो उससे झट से जो है करंट होती है, पंखा ऑन हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से ही जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है और इन्फॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स में पहुंचाती है और वहां से इन्फॉर्मेशन लेके भी आती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाना और वहां से लेके आना, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब ये कैसे होता है हम ये इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे रेस्टिंग स्टेट क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट न्यूरॉन की क्या होती है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है और एंड ब्रश वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये अगर न्यूरॉन की सेल है, ठीक है, ये हमने पढ़ी, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती, झिल्ली नुमा होती है। ठीक है। झिल्ली नुमा होती है और ये न्यूरॉन के बाहर का एनवायरनमेंट है और ये न्यूरॉन के अंदर का एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो और ये उसकी सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक। आप यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे है, मान लो ये एक न्यूरॉन सेल है, ये उसके भीतर का भाग है और ये उसके बाहर का भाग है। ठीक है। तो क्या होता है जब रेस्टिंग स्टेट, जब हमारे न्यूरॉन्स जो है वो आराम की अवस्था में होते हैं, जब कोई स्टिमुलस को फेस नहीं कर रहे होते हैं, तो न्यूरॉन के अंदर की तरफ जो है वो एक नेगेटिव आयंस होते हैं ज्यादा और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं ज्यादा। ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स के बाहर जो है वो सोडियम और क्लोराइड और कैल्शियम, पोटेशियम, ये आयंस ज्यादा होते हैं और उसके भीतर भी ये आयंस होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के बाहर जो है वो पॉजिटिव आयंस की संख्या अधिक होती है। ठीक है। न्यूरॉन सेल्स के बाहर पॉजिटिव आयंस
आयंस यानी चार्ज होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह, इनकी संख्या जो है वो पॉजिटिव न्यूरॉन्स पॉजिटिव आयंस की संख्या ज़्यादा होती है, और उसमें भी सोडियम Na आयंस की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम न्यूरॉन्स के अंदर आए। न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो भी बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे क्लोराइड है, पोटेशियम है और ये सब, और लेकिन अंदर जो है वो पोटेशियम आयंस की संख्या ज़्यादा होती है और सोडियम आयंस की संख्या कम होती है। ठीक है, और अंदर का भाग जो है अच्छा, आपको मालूम था कि न्यूरॉन्स के अंदर एक लिक्विड होता है, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आयंस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जब आराम की अवस्था में जो है न्यूरॉन्स के अंदर एक नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस ज़्यादा होते हैं, और न्यूरॉन्स के बाहर जो है वो पॉजिटिव आयन चार्ज ज़्यादा होते हैं। जैसे अब यहाँ भी देखिए, न्यूरॉन सेल के अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं, और न्यूरॉन्स के बाहर के जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव आयंस, जिसमें सोडियम आयंस की संख्या ज़्यादा होती है, वो अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टिंग स्टेट में। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, अंदर की जो होती है वो अंदर और बाहर की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट का। ठीक है, बाहर और अंदर का जो डिफरेंस होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट्स का। अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण, और या इसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट, जब आयंस जो है वो आराम की या रेस्ट स्टेट में होते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक मतलब अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं और बाहर जो है वो उसमें पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि जो सोडियम वाले जो चैनल होते हैं, सोडियम आयंस के चैनल बिल्कुल बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और सोडियम आयंस जो है वो अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में। लेकिन जो पोटेशियम के आयंस के चैनल जो है वो खुले होते हैं, और पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर निकलता रहता है, थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर निकलता रहता है। तो ये हो गया रेस्टिंग स्टेट, जिसमें सोडियम चैनल सोडियम आयंस की को बिल्कुल आना मना होता है, बैन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जलती हुई चीज़ पे हाथ रख दिया, गर्म चीज़ पे हाथ रखी, या चोट लगी आपके हाथ में। ठीक, तो आपके वहाँ के उस पार्ट के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट जब होते हैं तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट होता है इसको ही नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये हम बताते हैं आपको, कि ये सेल मेम्ब्रेन है। तो एक्शन पोटेंशियल जब एक्टिवेट होते हैं तो सेल के मेम्ब्रेन के बाहर और सेल के अंदर, ठीक है, तो ये जो सोडियम चैनल्स जो बंद थे पहले रेस्टिंग स्टेट में, तो ये सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल के दौरान मतलब जो होता है तो ये सोडियम आयंस तेजी से अंदर आने लगते हैं। ठीक है, तेजी से अंदर आने लगते हैं, और पोटेशियम के चैनल्स तो खुले रहते हैं, वो आप बाहर भीतर जा सकते हैं, लेकिन जो सोडियम के आयंस के चैनल बिल्कुल बंद थे तो वो खुल जाते हैं, और ये तेजी से सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही अंदर आने लगे बहुत तेजी से, तो क्या होता है कि जो अंदर का जो कि नेगेटिव स्टेट था वो अब वो धीरे 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 करके पॉजिटिव होने लगता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने लगता है, और वो पॉजिटिव होते होते प्लस 50 मिली वोल्ट तक का पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहले रेस्टिंग में -70 मिली वोल्ट का था, अब
सोडियम आयंस के अंदर आने पर ये +50 मिलीवोल्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं तो एक करंट सी जनरेट हो जाती है, और इसी करंट को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नर्व इम्पल्स तेजी से दौड़ती है और करंट की तरह से, और ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं इसमें और प्लस केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। और ये जो है बहुत इतनी तेजी में होता है कि एक सेकंड के अंदर 1 मिली सेकेंड्स के अंदर ही ये होता है, फटाफट ये अंदर आने लगते हैं सोडियम आयन चैनल्स। ठीक है, तो ये सोडियम, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहते हैं, और इसी से ही नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक, अब ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, ये क्या होता है कि जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो इस नर्व इम्पल्स को ग्रहण कर लेते हैं, और ये नर्व इम्पल्स जो है डेंड्राइट से होते हुए न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन में जाती हुई तेजी से दौड़ जाती है, और फिर साइनेप्सिस पे पहुंच जाती है। ठीक है, और साइनेप्सिस पे दूसरी एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये साइनेप्स से होती हुई फिर हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है। ठीक, अच्छा, ये जो हमारे न्यूरॉन्स है वो ऑल और नन प्रोसेस से या ऑल और नन लॉ के थ्रू काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टिमुलस जो हमारे थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर है, जिनको हम अटेंड कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो बहुत हल्के हों, चाहे वो हम बहुत तेज भी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे आप बहुत गर्म चीज को भी छुएं या बहुत हल्की चीज को भी छुएं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, मतलब आपके थ्रेशोल्ड पॉइंट के भीतर है, तो ये नहीं फर्क पड़ता कि कितने वो हल्के हैं या कितने भारी हैं। ठीक है, कितने तीव्र हैं, वो उस जगह के सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, सारे न्यूरॉन्स उस जगह के एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हल्का है वो है हल्का स्टिमुलस है तो थोड़े न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, और बहुत भारी स्टिमुलस है तो ज़्यादा न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, ऐसा नहीं होता। उस पार्ट के सारे ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस लॉ को कहते हैं ऑल और नन, मतलब कि या तो होंगे तो पूरे ही होंगे, नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो ऑल और नन प्रोसेस पे काम करते हैं, और अर्थात हमारे उस जगह के न्यूरॉन अपनी पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स हमारी आगे बढ़ गई, उसके बाद क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो फिर से सोडियम आयंस को बाहर निकालने लगते हैं अपने मेम्ब्रेन से, अपने अंदर से फिर ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो हमारा पहले की तरह ही न्यूरॉन जो है वो रीपोलराइजेशन कहते हैं, और पहले की तरह से ही वो रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, और इस अवस्था को जो पहले की तरह से फिर हो गई उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक, अब नर्व इम्पल्स को जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, और स्पाइनल कॉर्ड और उसमें, और 1 सेकंड में 1 मीटर तक तेजी से ये दौड़ सकती है। ठीक है, इसकी गति जो है वो एक सेकंड में 1 मीटर तक में ये करंट दौड़ सकती है। ठीक है, और एक सेकंड में लगभग हमारे शरीर के 500 नर्व इम्पल्स जनरेट हो सकते हैं एक बार में, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब एक चीज और समझने लायक है कि कुछ समय ऐसा होता है, एक अवधि ऐसी होती है जो 5 से 2 मिली सेकेंड्स तक की होती है, टाइम पीरियड, जिसमें एक कोई न्यूरॉन जो है वो दोबारा एक्साइट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी कितना कम मिनट कम मतलब टाइम है। ठीक है, चाहे कितना भी तेज कोई स्टिमुलस हमारे सामने आ गया हो, लेकिन वो अगर एक नर्व इम्पल्स जनरेटेड है तो 5 और से 2 मिली सेकेंड्स के अंदर वो दूसरी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी जो 2 से 5 मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, तो इसमें दूसरी नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट होगी। ठीक है, हाँ,
एक कंडीशन में जब नॉर्मल से बहुत तेज, बहुत इंटेंस स्टिमुलाई अगर जनरेट हो रही है इस मिली सेकेंड्स के अंदर, तो ही वो न्यूरॉन्स दोबारा एक्साइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जब उस टाइम पीरियड में अगर बहुत तेज न्यूरॉन, बहुत तेज स्टिमुलस अगर है, बहुत तीव्र है, तभी वो एक्साइट होगा। ठीक है, इस पीरियड के बाद जो है वो न्यूरॉन फिर से एक्साइट होने की अवस्था में आ जाता। जब रिपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद वो नॉर्मल जो हो गया, न्यूरॉन अपनी स्टेट पे आ गया, तो फिर से एक्साइट होने के लिए वो तैयार हो जाता है, उसकी एक्टिव शक्ति जो है पूरी फिर से नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि किस न्यूरॉन्स का किस तरह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि जब सेकेंड, हाउ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू साइनेप्सिस। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स जो है आगे से बढ़ती हुई हमारी साइनेप्सिस पे आई। साइनेप्सिस हम जानते हैं कि हमारा एंड पॉइंट होता है, और ये एंड पॉइंट पे एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से करके होता है, और यहाँ पे हमें उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है इसी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि एक ही न्यूरॉन आगे चलता जाता हो, कई सारे न्यूरॉन्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े होते हैं। पहले का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस जो बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो बाद वाले को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और पहले वाले न्यूरॉन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, और यहीं पे एंड में ही जो है छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, या इसको ब्यूटॉन्स भी कहते हैं। इसमें गैप्स में कुछ एक न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, भरे होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन से होती हुई यहाँ पे आती है, तो इन ब्यूटॉन्स में से या साइनेप्टिक टर्मिनल में से ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाहर निकलने लगते हैं, और यहाँ पे भी इसके चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाहर साइनेप्टिक क्लेफ्ट से या साइनेप्सिस में से होते हुए नेक्स्ट वाले या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की तरफ, या नेक्स्ट न्यूरॉन्स में घुस जाते हैं। ठीक है, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया से ही जो है नर्व इम्पल्स आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ती हुई इसी तरह नेक्स्ट न्यूरॉन से होते होते हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जाती है, और ब्रेन वहां से भी इंफॉर्मेशन को लेते हुए सेम इसी प्रकार के से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाती है। ठीक है, तो इसको तो इस तरह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जो है ये फंक्शन करते हैं साइनेप्स के प्रोसेस में, जो हमारे नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।